हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यूपीडी एलिट सेकेंड सेमेस्टर के प्रत्येक विषयों के अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला का वीडियो लगातार आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आज पेपर है द्वितीय, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और ये द्वितीय प्रश्न पत्र है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार करने के लिए जो संचालन समिति गठित की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? 1987-88 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य था? यानी जिन प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने लिखने संबंधित कोई सामग्री नहीं है तो उनको न्यूनतम सामग्री उपलब्ध कराना, यानी कम से कम जितना हो सके उतना उपलब्ध करा दिया जाए ताकि शिक्षण कार्य आसानी से हो सके। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्कृतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। SOPT कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम है। SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों हेतु संचालित की गई। बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी थी? 5 अक्टूबर 1993 से। बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं? इसके 3 अंग हैं। पहला, संस्थागत क्षमता में वृद्धि। दूसरा, गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता। तीसरा, बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? यह दायित्व प्रत्येक जिले की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं डाइट पर सौंपा गया है। DPEP का पूरा नाम क्या है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1994 से प्रारंभ हुआ। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का क्या अर्थ है? इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका दूसरा नाम विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम है। संपूर्ण साक्षरता अभियान के लिए सर्वप्रथम साक्षर होने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये केरल राज्य है, जो भी भारत में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट यहीं पर उपलब्ध है। संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए कौन अभिकरण उत्तरदायी हैं? जिला शिक्षा समितियाँ, स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य अभिकरण जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे UGC, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश की सभी जनपदों में कब से संचालित किया जा रहा है? ये 2002 से संचालित किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है? ये उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? यानी हाँ, ये सर्व शिक्षा अभियान हम आपको MCQ में बता चुके हैं। केंद्र सरकार जो है ये 65% और राज्य सरकार 35% अपना भाग देती है। इस अभियान को केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से दोनों संचालित करती हैं। NPEGEL यानी इसका पूरा नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यानी बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। उनकी उपस्थिति ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। देखिए, किसी जो आवासीय विद्यालय नहीं है तो इसके तहत जब शिक्षा दी जाती है तो वहाँ बालिकाओं को रखा जाता है प्रॉपर, उनको प्रॉपर शिक्षा दी जाती है। उनकी देखभाल के लिए शिक्षिका होती हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं उपलब्ध होती हैं। हो सकता है आप अगर प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हो तो एक गौरबारी स्थान है, वहाँ पे ये प्रोग्राम चलाया गया था, हमने खुद देखा था।
NPEGEL का क्या क्षेत्र है बताइए। महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंड यानी 10% से कम साक्षर वाले विकासखंड तथा चयनित शहरी मलिन बस्तियां हैं। स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया जाता है। ये जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर, यानी तीनों स्तरों पर किया जाता है। स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है। ये 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलाया जाता है। ये आपको हम MCQ में बता चुके हैं। अगर आप MCQ वीडियो देखे होंगे तो ये वीडियो आपका एकदम समझ लीजिए, आधा समझ लीजिए आप देख चुके हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की क्या उद्देश्य है। बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई। यह योजना 2004-05 से प्रारंभ की गई। बालक बालिकाओं के अधिकार को हनन को क्या कहते हैं। बाल श्रम कहते हैं। मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई है। विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट होने के कारण मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई। ये 15 अगस्त 1995 से लागू की गई है। बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 को लागू किया गया। आपको ये बताना है कि 10 दिसंबर को और क्या मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय, बालकों की शारीरिक मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है। नहीं। मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। अब मेघालय का मतलब ये था कि यानी भारतीय जितने भी साहित्य हैं वो जो है यानी इंग्लैंड की जो भी पुस्तकालय यानी किताबें उनके आगे फीकी हैं, लेकिन यह उसका सोचना गलत था। ठीक है। शिक्षा में छनाई या निस्संदन सिद्धांत के क्या सही है। यानी कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वह जनसाधारण को शिक्षित कर सकें। हंटर कमीशन द्वारा प्राथमिक यानी माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की गई जो आज भी प्रचलित है। अनुदान प्रणाली। भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं 2 प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। पहला था केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। कोठारी आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था। शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला है शैक्षिक अवसरों की समानता, दूसरा है केंद्र सरकार की भागीदारी। प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई। यानी छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने, अधिगम का स्तर सुधारने के लिए। पी मोस्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना। NPEGEL कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना हम आपसे MCQ में पूछे थे, तो इसका 1997 से 2000 के बीच में यानी 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। लक्ष्य बालिका यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य बालिकाओं का पुनर्वास, बाल श्रम का समस्या दूर करना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनवाना। DPEP परियोजना का क्या कार्य है लिखिए।
प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, विद्यालय में बच्चों का ठहराव। कलकत्ता मदरसा किस सन में खोला गया? इसकी स्थापना किसने की? सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा बनाया गया। बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? 1791 में जोनाल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई? ये राधाकृष्णन आयोग 4 नवंबर 1948 की गई। यही आगे चल के यूजीसी बना। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन कब भारत आए थे? तो 1889 में भारत आए थे। भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत में आए। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1902 में की गई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? 1904 में। कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र कैसा हो गया? विश्वविद्यालय कार्यक्षेत्र अधिव्यापक कर दिया गया, क्योंकि अब परीक्षा लेने के साथ शिक्षण कार्य भी कर सकते थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति से तात्पर्य वह नीति जो किसी राष्ट्र विशेष में शिक्षा के आधार, मापदंडों एवं शैक्षिक गतिविधियों की सफल एवं दीर्घकालीन परिणामपरक उत्थान को स्थापित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यवसायीकरण को उचित माना या नहीं? शिक्षा का व्यवसायीकरण करना एवं इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में व्यवसायीकरण पर विशेष बल देना माना गया। वैज्ञानिक तथा प्राविधिक परिवर्तन के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में क्या कहा है? आधुनिक युग में विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परिवर्तन के संदर्भ में जनशक्ति को जागृत करना एवं उनके उपयोग के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को उनकी जानकारी प्रदान करना। जनार्दन रेड्डी स्मिथ ने नवोदय विद्यालय के संबंध में क्या कहा? नवोदय विद्यालय योजना जारी रखी जाए एवं प्रत्येक जनपद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। विद्यालयों की गुणवत्ता के संबंध में जनार्दन रेड्डी स्मिथ ने क्या कहा? समस्त विद्यालयों की गुणवत्ता को प्रत्येक स्तर पर सुधारना चाहिए एवं विद्यालय स्तरों पर फैली विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम के विषय में जनार्दन रेड्डी स्मिथ ने क्या कहा? आंगनवाड़ी कार्यक्रम को और अधिक मजबूत बनाया जाए, बच्चों की देखभाल, परिवार एवं परिवार कल्याण, पोषण व स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय खोजे जाए। नवसाक्षर के विषय में रेड्डी स्मिथ ने क्या कहा? नवसाक्षर के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है। साक्षरता अभियान को और अधिक गतिशील बनाए जाने की आवश्यकता है। प्रोफेसर यशपाल स्मिथ किस समस्या के लिए गठित किए? यानी बच्चों के जो बोझ थे शिक्षा संबंधित, यानी उनको कम करना, इससे संबंधित था। हमारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी त्रुटि क्या है? हमारी शिक्षा में व्यवस्था की एक बड़ी त्रुटियाँ है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत कम सीखते हैं। जिस बोझ को हम अध्ययन करना चाहते हैं वह क्या है? हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का भी बोझ भी है, जो भी स्थानों पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों पर है। बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य क्या हो गया है? पाठ्यक्रम को पूरा करना ही अपने आप को लक्ष्य बन गया प्रतीत होता है। इसका शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं रहा। इसीलिए आप समझ लीजिए कि अब लोग जो है यानी पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य अपना विकास नहीं बल्कि नौकरी प्राप्त करना ही है। स्कूली शिक्षा इस समय लाभप्रद है या नहीं? स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस, बोझिल, अरुचिकर तथा कटु अनुभव प्रदान करने वाली प्रतीत होती है। हमारी परीक्षा
प्रणाली का क्या उद्देश्य है? स्कूलों में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधिक महत्व दिया जाता है। हमारी परीक्षा प्रणाली केवल रटने की क्षमता की जांच कर पाती है, परीक्षा के द्वारा भय उत्पन्न होता है। यानी हमारे भारत में रटन विद्या अभी भी चल रही है, जबकि लर्निंग बाय डूइंग नहीं चल रहा। पी मोस्ट कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित करने का निर्णय कब लिया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरांत वर्ष 1990 के विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट सामान्य को पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर देने का निर्णय लिया गया। प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये जो है 1993-94 में किया गया। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आज जो है इसका शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। SOPT कार्यक्रम में प्रति वर्ष कितने प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लिया गया है? ये 4.5 लाख यानी 4.5 लाख प्राथमिक विद्यालयों को प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कार्यक्रम 1993-94 में प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों या वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया तथा लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना भी शामिल था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य कार्य बताइए। इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालय सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना शामिल है। DPEP परियोजना के 2 मुख्य कार्य क्या हैं? DPEP परियोजना के 2 मुख्य कार्य भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उनके ह्रास अवरोधन में कमी लाना। DPEP परियोजना के मुख्य उद्देश्य बताइए। 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चों का 100% विद्यालय सुविधा उपलब्ध कराना, सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंचित यानी जो बच्चे स्कूल से दूर हैं या वो शिक्षा से दूर हैं, बच्चों को विद्यालय में नामांकन, धारण तथा संप्राप्ति को 5% तक कम करना। विद्यालय शिक्षा की तैयारी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम का विकास किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम 6 सप्ताह से 8 सप्ताह तक का समय निर्धारित किया गया है। संपूर्णतः साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? एक पढ़ाए एक को। ठीक है, एक पढ़ाए एक यानी प्रेरक चल रहा था। श्री रामपुर त्रिमूर से क्या तात्पर्य है? श्री रामपुर नामक स्थान के 3 मिशनरी विलियम कैरी, विलियम वार्ड तथा जोशुआ मार्शमैन श्री रामपुर त्रिमूर्त के नाम से प्रसिद्ध थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कब किया गया? ये वर्ष 1992 में इसका मूल्यांकन करके संशोधन किए गए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में कमरों, पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। पी मोस्ट कार्यक्रम की व्यवस्था, ये आप बार बार रिपीट हो रहा है। उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना का मूल कार्य क्या है? इसके 2 कार्य, प्रबंधकीय व्यवस्था तथा अकादमिक व्यवस्था। जिला विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्रथम कब प्रारंभ हुआ? ये वर्ष 1997 से प्रारंभ हुआ। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी सहायता से संचालित किया गया?
ये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 से प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना की संकल्पना कब की गई? ये 2003 में की गई, सितंबर 2003, जो बाद में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आ गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किन बालिकाओं का प्रावधान है? बालिका शिक्षा के अंतर्गत से बालिकाओं विशेषकर शाला त्यागी बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना ECCE किसकी सहायता से चल रही है? यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के निर्देशन में यह योजना 10 राज्यों में चल रही है। ECCE योजना किन राज्यों में चल रही है? 10 राज्यों ये हैं: बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। बालक का बेहद संवेदनशील व संभावना से भरपूर समय कौन सा होता है? यानी 8 साल 6 से 14 वर्ष का समय। सभी बच्चों जाति, लिंग व वर्ग समुदाय के भेदभाव के बिना शिक्षा के अवसर प्राप्त होने का तात्पर्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। वर्तमान में कौन सी कक्षा तक की शिक्षा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के रूप में स्वीकार की गई? कक्षा 1 से 8 तक। स्वतंत्रता से पूर्व जनसाधारण की शिक्षा पर किस किस ने बल दिया? हंटर कमीशन और वुड डिस्पैच। आप कमेंट करके बताइए, हंटर कमीशन कब आया था और वुड डिस्पैच कब आया था? स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व सर्वसुलभ बनाने का प्रथम प्रयास किसका था? ये 1893 में बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़ का था। बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़ के बाद किसका प्रयास हुआ? ये 1910 में गोखले ने अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रेषित किया। उस समय ब्रिटिश सरकार थे। संविधान में अनुच्छेद 45 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा व किस का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया? 1950। प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व सर्वजन सुलभ बनाने के उद्देश्य क्या हैं? सभी बच्चों का नामांकन, सभी बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा एक्शन प्लान 1992 में किस बात पर जोर दिया गया? समाज के सभी वर्गों के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संपूर्ण राष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में एकरूपता लाने पर बल दिया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 25 जुलाई 1972 में प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के अनुसार, यानी किस अधिनियम? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? ये 25 जुलाई 1972 को गठन किया गया। ये देखिए दूसरी तरह रिपीट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पका हुआ भोजन उपलब्ध कब से कराया गया? 1 सितंबर 2004 से उपलब्ध कराया गया। इसकी शुरुआत जो है 15 अगस्त 1995 में किया गया। तब ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चल रहा था। शायद वो पायलट प्रोजेक्ट महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था, कन्फर्म करिए। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख पक्ष क्या हैं? भवन तथा शैक्षिक संस्था को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, प्राथमिक शिक्षा तक उपलब्ध शिक्षा का पहुंच तथा विस्तार करना। हमारी संसद ने 86 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 को क्या रूप दिया गया? ये समझ लीजिए, जो 45 है DPSP है और जो 21 का है ये मूल अधिकार है, और 51 का आएगा तो ये मौलिक कर्तव्य अभिभावकों का है। ये बता चुके हैं कई बार आपको।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से, लेकिन ये जो आपका पारित हुआ 2009 में पारित किया गया। शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित होने से क्या तात्पर्य है? इस प्रणाली में गुरु का स्थान आधिकारिक न होकर के मार्गदर्शक का हो जाता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर आधार बनी है? ये 1993 में शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट के आधार पर पाठचर्या समीक्षा के उपरांत एक रूपरेखा बनी है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1995 में की गई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है, पहले जयपुर में था। ITI 2009 अधिनियम में शिक्षक अपने दायित्व एवं भूमिका को सही ढंग से पूर्ण कर सकें, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? जनगणना, आपदा राहत कार्य, चुनाव के अतिरिक्त उन्हें किसी गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। जैसे जो भी काम आता था शिक्षकों को लगा दिया जाता है। शांति के लिए शिक्षा पर किस दस्तावेज पर में बल दिया गया? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCERT 2005 में इस पर विशेष बल दिया गया। NCERT का पूरा नाम लिखिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। NCERT की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1961 में की गई। इसका पूरा नाम आप ऊपर देख रहे हैं, जरूर याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। अब ये देखिए NCERT का पूरा नाम पूछ लिए ना अगले प्रश्न में, इसको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान किस नगर में है? इलाहाबाद, प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में शैक्षिक परामर्श एवं मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में DLED की परीक्षाएं आयोजित करने का दायित्व किसका है? PNP इलाहाबाद, यानी परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? ये वाराणसी में है। बेसिक शिक्षा परिषद का संबंध किस कक्षा तक की शिक्षा से है? ये 1 से 8वीं तक की है। शिक्षा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 1986 के अनुसार अक्टूबर 1987 में की गई। प्रधानाध्यापक के शैक्षिक दायित्व कौन से हैं? अध्यापन, मूल्यांकन, विद्यालय का प्रबंधन करना। प्रधानाध्यापक के प्रशासनिक दायित्व लिखिए। विद्यालय का प्रशासन, शिक्षा का कार्य विभाजन तथा वेतन संबंधी कार्य। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? ये निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत किया गया। विद्यालय प्रबंध समिति की कुल कितने सदस्य होंगे तथा इनमें माता पिता या संरक्षक कितने होंगे? विद्यालय प्रबंध समिति में 15 सदस्य होंगे, जिनमें 11 सदस्य बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक होंगे, किंतु आधे सदस्य महिलाएं होंगी। SMC इसका पूरा नाम है, सीटेट वगैरह में पूछा जा सकता है। विद्यालय अनुश्रवण से क्या तात्पर्य है? शैक्षिक उन्नयन हेतु किसी भी सुधार कार्यक्रम हेतु आयोजित बैठक, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, दिए गए सुझाव एवं सलाह आदि अनुश्रवण के अंतर्गत आते हैं। विद्यालय विकास योजना क्या है? विद्यालय विकास योजना वर्तमान स्थिति के सापेक्ष विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाने की एक योजना है। मीना मंच का क्या उद्देश्य क्यों किया गया? यानी मीना मंच का गठन क्यों किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना परिषद बालिकाओं को शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जनपद में उच्च प्राथमिक स्तर पर मीना मंच का गठन किया गया। इसका गठन NPEGEL यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल के अंतर्गत हुआ। मीना मंच के उद्देश्य लिखे। मीना मंच का उद्देश्य बालिकाओं की अभिव्यक्ति क्षमता, नेतृत्व तथा सहयोग की भावना का विकास, बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना, रचनात्मक लेखन तथा चिंतन की आदत, विभिन्न जीवन कौशलों का विकास, बाल एवं महिला अधिकारों का ज्ञान, बाल विवाह की रोकथाम,
बचत हेतु प्रोत्साहन देना। अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक कब होनी आवश्यक है? प्रत्येक माह में शनिवार या रविवार को। जेंडर संवेदीकरण से क्या सही है? हम अपनी रूढ़िवादी सोच को नहीं बदल पाए हैं। परिवार में बालक को अधिक महत्व दिया जाता है। बालिकाओं की अपेक्षा बालक की पढ़ाई खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह जेंडर संवेदीकरण है, यानी जेंडर पक्षपात जिसे बोलते हैं। लिंग भेदभाव की क्या मुख्य कारण है? लिखिए। बालिकाओं को वंश का वाहक न समझना, छोटी उम्र में विवाह, घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी, छोटे बच्चों की घर में शिक्षा या देखभाल, अभिभावकों की आर्थिक तंगी, बालिकाओं के लिए उदासीनता एवं उपेक्षा। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्यालय अभिलेखों का महत्व लिखिए। अभिलेखों के आधार पर ही विभाग द्वारा मांगी गई सूचनाओं को भेजा जाता है। अभिलेखों के माध्यम से योजनाओं की प्रगति व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक श्री एन जनार्दन रेड्डी ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 1986 में पेश की गई। यह जो है आंध्र प्रदेश में गठित की गई थी। ये तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में 22 जनवरी 1992 में गठित की, यानी अपनी रिपोर्ट पेश की गई थी। हंटर कमीशन को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसे भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के नाम से जानते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय मिड डे मील का प्रारंभ 2007 से, यानी प्राथमिक 2004 और उच्च में 2007 से। सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के क्या उद्देश्य है? वर्ष 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश करना। सन 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। सन 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य क्या था? सभी बच्चे 2005 तक स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालयों में दाखिला, स्कूलों में वापस लौटें शिविर और बैक टू स्कूल कैंप में हों। अपव्यय का क्या अर्थ है बताइए? अपव्यय का अर्थ है यानी व्यर्थता अथवा फजूल खर्ची। अवरोधन क्या अर्थ है? यानी अवरोधन का अर्थ है रुकावट आ जाना। ये जो है हार्टन कमेटी 1929 में हमारा ध्यान आकर्षित की। अब हार्टन कमेटी के अनुसार अवरोधन से तात्पर्य किसी बच्चे का निम्न कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रोके जाने से है। आगे आपको फुल फॉर्म बताना। ओबी का फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ओपीटी का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर। डीपीईपी का पूरा नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। एनपीईजीईएल का पूरा नाम नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। समवर्ती सूची के विषय में है, यानी केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा कब की गई? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञापत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया जाता है? ये कंपनी के आज्ञापत्र का 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहते हैं? तो हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बौद्ध में अंग्रेज हो। वाह भाई वाह। वुड के आदेश में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया? अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं। यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? यानी ये
अभी अभी आप गुजरा, यानी पढ़ाई में बोझ कम करने संबंधित था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो चुका है। अब इसको लिख सकते हैं या रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पी मोस्ट का पूरा नाम क्या? प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। प्रथम चरण में डीपीईपी देश के किन राज्यों में लागू की गई? ये 42 जनपदों में, यानी 7 राज्यों के 42 जनपदों में लागू की गई। 7 राज्य मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल। आप इन राज्यों के कैपिटल यानी राजधानी कमेंट करिए। ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीपीईपी का क्या उद्देश्य था? ये ड्रॉप आउट की दर को 10% कम करना तथा धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना। ईसीसीई शब्द संक्षेप का अंग्रेजी में पूरा नाम लिखिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों एवं कितने विकासखंडों में लागू की गई? ये 38 जिलों और 248 विकासखंडों में संचालित की गई। एनसीईआरटी का प्रमुख कार्य क्या है? अनुसंधान एवं नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 20 सितंबर 1985 में की गई। कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो कलकत्ता मदरसे की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। और बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय क्या उद्देश्य था? कि मनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए हिंदू सलाहकार तैयार करना था। वाह भाई वाह। मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा? भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का क्या योगदान रहा? इस विषय में विद्वानों का मतभेद है। वह मान के चलते हैं कि ये मार्गदर्शक ही था। जो इस प्रकार है, आप इसको रोककर स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ लें। पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन सी योजनाएं चलाई गई? तो शिशुओं के लिए पढ़ना, लिखना और गिनती ही केवल न सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल, कहानी, गीत तथा अन्य रोचक कहानियों का आयोजन किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है? तो विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डाइट प्रचार की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में क्या कठिनाई है? आप देख सकते हैं, शासन की कमजोर नीति, राजनीतिक कठिनाइयाँ, प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपी नीति का अभाव, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की प्रधान विभिन्नता, शिक्षक का अभाव, अपव्यय व अवरोधन, आंकड़ों में भिन्नता, भौगोलिक कठिनाइयाँ, शिक्षण का निम्न स्तर। अगला दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। ये आपके सामने है। बालिका शिक्षा को विशेष महत्व, विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल, अध्यापक दक्षता में वृद्धि। सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं बताइए। ये प्रमुख विशेषताएं हैं। न्यूनतम अधिकतम स्तर से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम का मतलब है कम से कम और अधिगम का मतलब सीखना और स्तर का मतलब है लेवल।
उपलब्धि। यानी इस तरह से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। महिला समाख्या योजना क्या, ये जो है 1989 में प्रारंभ की गई और ये आंध्र प्रदेश, असम, बिहार राज्य, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी 126 जिलों में प्रारंभ की गई थी। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का क्या स्पष्ट अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। यानी प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अपव्यय और अवरोधन आप देख सकते हैं। हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव, इसका सुझाव था कि लड़के लड़कियों की शिक्षा समान होनी चाहिए, अर्थात लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के 2 कार्य बताइए। तो भौतिक तथा अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उनके ह्रास और अवरोध लाना। आरंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना BEP के अंतर्गत किन जनपदों का चयन किया गया? इसमें 10 जनपद चयन किए गए। इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल तथा अलीगढ़। तो अगर यूपी से जो कोई हो इन जिलों से, वो कमेंट करें कि हम इस जिले से हैं। अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य बताइए। नामांकन में वृद्धि करना, बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं 2 कार्यों के कार्य बताइए। आप देख सकते हैं CRT। अब ये प्रश्न समझ लीजिए रिपीट होना प्रारंभ हो गए हैं, ठीक है। NCET की स्थापना जो है 17 अगस्त 1995 में की गई। और ब्रिज कोर्स से क्या तात्पर्य है इसका समझिए। ब्रिज कोर्स का मतलब है जैसे अभी BEd पहले किया गया, 2018 में एक अधिसूचना आई कि अब जो है BEd, जो भी BEd धारक रहेंगे वो प्राथमिक विद्यालय में भी अब पढ़ा सकते हैं। तो उसमें कहा गया कि जब वो नियुक्त होंगे तो उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, ठीक है, यानी उनसे जोड़ने का। तो समझ लीजिए फिर जो 2018 के बाद एक वैकेंसी आई 69,000 प्राथमिक विद्यालय में, उसमें BEd धारक भी शामिल हुए, ठीक है। तो अब ब्रिज कोर्स से आप ऐसा समझिए, ब्रिज कोर्स ऐसा कोर्स है जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को या ऐसे बालकों को जो किसी वजह से शिक्षा से जुड़ नहीं पाए हैं, उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाए। ये तो अलग तात्पर्य है, लेकिन वो जो ब्रिज कोर्स है वो भी एक ब्रिज कोर्स है। यानी उनको, यानी मान लीजिए जो BEd किया होगा, बड़े बच्चों को पढ़ाने की प्रैक्टिस किया होगा या उनको मालूम होगा तो उनको छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो इसके बारे में उनके लिए अलग से 6 महीने कोर्स कराया जाने का प्रावधान था। शायद ना हुआ है, ना होगा। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताएं आप इसको पढ़ सकते हैं। मैकाले निस्यंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं ये भी पढ़ सकते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राथमिक शिक्षा के संबंध बूट डिस्पैच की संतुतियाँ, अब इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि अभी ज़्यादा रिपीट हो रहा है। इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक चीज़ ये समझ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में बताइए। यानी अभी तक जो चल रहा है 10+2+3 चल रहा है, लेकिन अब तो बदल गया है, ठीक है, 2020 के अनुसार। ये सभी क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए।
एक चीज़ और कि यानी जब स्वतंत्रता के समय भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो है भारत में लिटरेसी रेट कितनी 14% थी, लेकिन आज तो 74% हो गई है। स्क्रीनशॉट लेते जाएं। यहाँ पे CTE किस स्तर के शिक्षकों की तैयारी करता है? ये माध्यमिक शिक्षक स्तर की तैयारी कराता है। प्री मोस्ट भी हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लें। बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग ये भी हो चुका है। ब्रिज कोर्स देखो बार बार आ जा रहा है। आखिर में क्वेश्चन आएगा कहाँ? यहीं से तो आएगा, बाहर से थोड़ी आएगा। स्कूल चलो अभियान 1996 से प्रारंभ किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी आपके MCQ में भी था। ये आपका ये फुल फॉर्म जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है, इनके सभी के। ये शिक्षा का अधिकार 2009 और रूट का घोषणा पत्र। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में आप ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। बाद में हम इसलिए नहीं बताए या नहीं बोले क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा था। MCQ में भी रिपीट हुआ और इसमें भी रिपीट हो रहा है, इसलिए जो है हमने उचित समझा कि आपको स्क्रीन पे ज़रूर दिखा दें, तो आपके मन में ये ना रहे कि पता नहीं क्या छूट गया, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे और आप जो है लघुत्तरी भी यहाँ से कुछ कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा वीडियो अब जल्द ही इसके बाद यानी सामाजिक विज्ञान विषय बचा हुआ है, अब जल्द ही आपका जो है शुरू करेंगे, या तो गणित शुरू करेंगे या तो अंग्रेजी, क्योंकि डिफ़िकल्ट है। उसके बाद फिर आगे जैसे आप कहेंगे वैसे स्टार्ट किया जाएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।